गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हमें पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन और छोर पढ़ना है हमें, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। इतिहास को भी टटोलेंगे हम इसमें। स्वतंत्रता के बाद में जो प्रयास हुए वो भी पढ़ेंगे, भारत स्तर पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कौन कौन से प्रयास हुए, कौन कौन से अधिनियम बने, कौन कौन सी समितियां हुई, सब कुछ हम पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है, लेकिन यह है कि आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होगी। और जो भी क्लास अटेंड कर लेगा फिर डाउट की या शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जहां भी थोड़ा सा भी डाउट हो आप लोग मुझे टोक सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा। बात करते हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन हमारे देश में जो है सरकारें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यदि भारतीय इतिहास में हम टटोले तो सबसे पहला कोई राज्य नजर आता है कि इतिहास में सबसे पहला राज्य, पहला राज्य जो जिसने पूरे भारत पर शासन किया? मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की बात करें हम, अखंड भारत की जो संकल्पना थी मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य की एक कमी गिनी जाती है, जैसे पतन के कारण लिखते हैं, पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, तो उसमें एक कारण नजर आता है कौन सा? अत्यधिक केंद्रीकृत होना। अत्यधिक केंद्रीकृत होना मतलब उच्च स्तर से लेकर, राजधानी से लेकर छोटे छोटे गांव तक जो है वो सम्राट का ही नियंत्रण होता था। उन्होंने शक्तियों का विभाजन नहीं किया था, विकेंद्रीकरण नहीं किया। ठीक। और बीच में छोटे छोटे जैसे कण्व वंश, शुंग वंश, ये शासक बने, ये राजा बने। ठीक। लेकिन वो केंद्रीयता जो है वो भंग हो गई थी, अखंड भारत पर कोई शासक नहीं बना। और फिर कौन से शासक आए जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया? मैं गुप्त। कौन थे? गुप्त शासक थे। मौर्य साम्राज्य और उसके बाद में गुप्त साम्राज्य, ये अखंड भारत, पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया है। और गुप्त साम्राज्य की एक विशेषता थी विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण। इन्होंने क्या किया था? शासन का विभाजन किया बराबर, और निम्न स्तर के जो ग्रामीणी वगैरह होते थे इनको अधिकार दे दिया, अब स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्याओं का निपटारा कर वसूल करो, और जो स्थानीय स्तर पर नदी, तालाब, झरने, इसके लिए जो काम करना वो अपने स्तर पर करते रहो। तो ये स्थानीय प्रशासन की शुरुआत हुई। उसी समय उसके बाद में हम दक्षिण भारत में एक साम्राज्य देखते हैं। कौन सा था? जिसका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? चोल प्रशासन, चोल, राजराज चोल है। तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन की शुरुआत भारत में किसने की थी? चोलों ने की थी। चोल साम्राज्य ने, चोल राजाओं ने की थी। ये भी याद रखना। भारत में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत किसके द्वारा? चोल प्रशासन के द्वारा, चोल साम्राज्य के द्वारा। इसके बाद यदि हम देखें तो ब्रिटिशर्स आए भारत में, और उसमें एक था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक, भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय
प्रशासन का जन्म। हम बात करते हैं 1930 से 1940। ये वो दौर था जब राष्ट्रीय आंदोलन बहुत अधिक हो रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर 1930 से 40 सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, देशों में आपसी अविश्वास था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो भी कुछ काम कर रहे थे कि यहाँ पे लोगों को संतुष्ट कर देना चाहिए। तो विभिन्न पंचायती राज से संबंधित कानून इनके द्वारा बनाए गए। फिर भारतीय संविधान बना। कब लागू हुआ था दिनेश कुमार संविधान? 26 जनवरी 1950। अच्छा, बिल्कुल सही। आपने मुझे समझ के क्या रखा है क्या ना, कुछ भी पूछ लेते हो ना, इतना सरल सा क्वेश्चन मुझसे पूछते हो। ये तो मेरे पीछे वालों से, आगे वालों से, अगल बगल वालों से पूछा करो कहना ऐसे सरल क्वेश्चन। बहुत सही जवाब दिया आपने। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, छोटे बच्चों से पूछ लेते तुम्हें ये भी समझ जाता है, तो आपने मुझे समझ के क्या रखा है अभी, तो वैसी बात हो गई। तो 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब स्थानीय प्रशासन की बात संविधान में कहाँ की गई थी, किस भाग में की गई थी? भाग 4 अनुच्छेद 40। तो संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 40 क्या लिखा है इसमें? पंचायतों का गठन। और कौन से नीति निर्देशक माने जाते हैं ये? गांधीवादी, गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत, गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या बोला गया इन्हें? गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत। और इस तरीके से धीरे धीरे भारत में पंचायतों की बात उठने लगी। जब प्रथम आम चुनाव हुए, देश में सरकार बनी, देश में सरकार बनी, और क्या आया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा ही सर्वप्रथम पंचायतों को कुछ अधिकार देने की व्यवस्था की गई। पंचायतों को कुछ अधिकार देने की व्यवस्था की गई। अब पंचायतों का गठन किस तरीके से किया जाए, उसकी क्या नीतियां, इससे संबंधित विभिन्न समितियों का गठन किया जाए, और बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। हर पीएससी इससे संबंधित, चाहे 17 की बात करे, 18 की बात करे, 19 की बात करे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या अनुशंसा की थी, अशोक मेहता समिति ने क्या अनुशंसा की थी, सिंघवी समिति ने क्या बोला था, थुंगन समिति ने क्या बोला था। ऐसे समितियों की जो बात है वो अवश्य पूछी जाती है। तो हम देखेंगे इसमें समितियों ने, किस समिति ने क्या क्या कार्य किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 से 1957 तक क्या स्थिति थी पंचायतों की। पंचायतों की स्थिति 1947 से 1957 तक। पंचायत 1947 से 1957 तक 10 साल तक पंचायतों ने क्या किया। तो पंचायत स्वशासन की प्राथमिक इकाई होती थी। पंचायत स्वशासन की प्राथमिक इकाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर जो जनपद पंचायतें होती थी, जनपद पंचायतों का गठन किया गया। और जनपद पंचायतों ने यहाँ पे 2 अधिकारी BDO, BDO और एक होता था SDO, SDO।
दो अधिकारी होते थे, सब डिविजनल ऑफिसर, और एक होता था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये दो होते थे जनपद पंचायत। तभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के समय ही जनपद वाला कॉन्सेप्ट आया था। 8-10 पंचायतों को, 15-20-25 पंचायतों को मिलाकर एक जनपद बनाते थे, और वो जनपद में योजनाएं बनाई जाती, फिर उसका क्रियान्वयन किया जाता था। और इसका अधिकारी कौन था? बीडीओ से एसडीओ भी बोला जाता था। ये अधिकारियों के माध्यम से काम लिया जाता था। और ये कार्यक्रम क्या हुए? सफल नहीं हुए। ये कार्यक्रम सफल नहीं हुए। अब बड़ी अच्छी योजना लाई थी उन्होंने, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कोई पंचायती राज के लिए किया गया था कि क्यों ना हम 10-10, 15-15 जैसे पंचायत है वैसे उसके एक ग्रुप बना ले, और फिर उसके लिए कोई योजनाएं बनाते रहे, लागू करते रहे। लेकिन पता चला कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गई। और फिर इसकी जांच करने के लिए समितियों का गठन होना शुरू हुआ, और सबसे पहली समिति बनी 1957 बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ये याद रखना, 1957। काय के लिए गठन किया गया था? इस समिति का उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता की जांच करना। इस समिति की रिपोर्ट आई 1958 में, रिपोर्ट 1958 में। समिति का गठन कब हुआ? अब इतना सा सरल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट कब सौंपी थी? अब उसमें 57 भी दिया रहेगा विकल्प में, और 58 भी दिया रहेगा, और वहीं पर हम चूक जाते हैं। हम 57 को पकड़ के रखते हैं, 58 को भूल जाते हैं। इसलिए हमें इस तरीके से जब पढ़ते हैं तो ऐसे मनन करते चलना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। आपके मन में ये विचार भी आ जाना चाहिए था कि इनकी रिपोर्ट कब आई होगी। मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन अब आप गूगल करके देख लेंगे, ये मार्च में आई थी, अप्रैल में आई थी। यदि 58 ही दे दिया और उसमें दे दिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या मतलब वो अपना इतना पढ़ने का है? तो यही गूगल करने के लिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को, तो उसको जो एकदम सही जानकारी है नहीं, उसको एक बार चेक कर ले, कुछ कमी रह गई तो उसे पूरा कर ले। तो कब आई इसकी रिपोर्ट? 1958 पे। और क्या सिफारिश की इन्होंने? सिफारिश क्या बोला इन्होंने? सिफारिश या अनुशंसा की बात करें तो इन्होंने सीधा बोला था त्रिस्तरीय स्वरूप वाली पंचायती राज। त्रिस्तरीय स्वरूप वाला पंचायती राज। त्रिस्तरीय स्वरूप वाला पंचायती राज, 3 स्तर, ग्राम पंचायत, मध्य स्तर और जिला। मध्य स्तर मतलब जनपद पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने बात की थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन बनता है, पंचायती राज से संबंधित सबसे पहली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध कैसे था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे था? पंचायती राज से था। और इन्होंने क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी 1952 में गठन हुआ। और इन्होंने 12 जनवरी 1958 को स्वीकृति प्रदान कर दी। 12 जनवरी 1958 को स्वीकृति प्रदान की।
12 जनवरी 1958 को स्वीकृति प्रदान कर। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? सरिता जी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के भी बताना है और भारत के भी बताना है प्रधानमंत्री कौन थे उस समय। विजया जी आप बताओ, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के। भारत के। मध्य प्रदेश के नहीं पता। कितना सरल क्वेश्चन है। नमस्ते। हाँ, लगता है बाहर बारिश हो रही है तो आपका ध्यान उधर जा रहा है। भाई जो प्रधानमंत्री होता है वो सबका होता है। मेरे भी प्रधानमंत्री होंगे, है ना, गांव के भी होंगे, शहर के भी होंगे, जब भारत के तो मध्य प्रदेश के भी वही होंगे ना। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो अलग अलग थोड़ी होते हैं कि भाई ये तुम्हारे यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है तो तुम्हारे नहीं होंगे करके, ऐसा नहीं होता। डिबेट होती है और जब प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर कोई आक्षेप लगते हैं तो फिर बोलते रहे ये प्रधानमंत्री सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी है, बोलते हैं हमारे भी प्रधानमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है, बोलते हैं कि तो कौन थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने भी इन सिफारिशों को बड़े ध्यान से लिया और सबसे पहले पंचायती राज लागू किया। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज शुरू किया गया, शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। शुभारंभ किया गया। यहाँ 2 क्वेश्चन कंफ्यूज है। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया, कहाँ किया गया? तो राजस्थान। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि पंचायती राज अधिनियम या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई, तो वो मध्य प्रदेश है। और बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर यह सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज को राजस्थान। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के बाद यदि बोले तो फिर कहाँ पर? अब ये याद रखना, नहीं तो सिर्फ जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है उन्होंने इतना ही याद किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले। और यदि बात करें रिपोर्ट, सिफारिश क्या की इन्होंने? सिफारिश ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम स्तर पर, त्रिस्तरीय क्या था? ये 3 स्तर, ग्राम स्तर, मध्य स्तर और ये जिला स्तर। 3 स्तर की बात की थी इन्होंने। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर या ब्लॉक स्तर बोलते हैं इसे। ब्लॉक स्तर को क्या बताया था इन्होंने? क्या बात, क्या बात। यहाँ बोला था इन्होंने पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति। और जिला स्तर पर जिला परिषद, क्या बोला था? जिला परिषद। 3 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 इसकी बात की। क्लियर हो गया? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। अब यदि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बलवंत राय समिति की सिफारिश के आधार पर जिला स्तर पर क्या गठन करने की बात की थी? अब उसमें जिला समिति आ जाएगा, पंचायत समिति आएगा, जिला पंचायत आ जाएगा, जिला परिषद आ जाएगा।
वो भूल से भी जिला परिषद को नहीं करेगा, है ना। जिला पंचायत बोलेगा ये भी कोई क्वेश्चन है, और गलत कर देंगे, फिर आके मिलाते रहेंगे, दावे आपत्ति सब चलते रहेंगे। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, तीनों स्तर आपस में, तीनों स्तर आपस में, तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होना चाहिए, आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होना चाहिए, जुड़े होना चाहिए। अब कैसे जुड़े होना चाहिए? जो जनपद ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो पंचायत समिति में रहेंगे, पंचायत समिति के जो कुछ सदस्य हैं वो जिला परिषद में भी रहेंगे। तो इस तरीके से अब इनको जनता चुनेगी क्या दोबारा? नहीं, यह अप्रत्यक्ष रूप से जनता को एक बार ग्राम पंचायत के लिए चुनेगी और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भी ये चुनेगी। तो क्या बोला? तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होना चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, एवं पंचायत समिति व जिला परिषद का गठन, जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन है? जिलाधिकारी होना चाहिए। जिलाधिकारी जो भी रहेगा, डीएम जो रहेगा वो। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, जिलाधिकारी होना चाहिए। तो ये बातें की किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अब क्या हुआ? इस बीच सत्ता परिवर्तन, उन्नीस सौ 1977 में सत्ता परिवर्तन हो गया। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उन्होंने सोचा कि अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इतिहास बन जाए, याद करते रहे। तो उन्होंने क्या किया भाई, तो जैसे सरकार कोई नई योजना को लाना चाहते तो स्कूलों से जोड़ देती है, विशेष रूप से प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल में बात होती है वो घर में बताते हैं। तो सरकार का संदेश जो है घर घर तक पहुँच जाता है, घर घर तक पहुँच जाता है, एकदम स्कूलों के माध्यम से है, स्कूल वाले बच्चों से कर जाते हैं स्कूल में। तो फिर क्या, अब यहाँ पर सरकार के लिए एक पंचायत थी जो सरकार की बात को आम लोगों तक पहुँचा सकते थे। तो उन्होंने सोचा यहाँ कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो हलचल होगी और आम जनता तक ये बात पहुँच जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कुछ परिवर्तन करने के लिए
1977 में एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। अशोक मेहता समिति, सत्ता परिवर्तन हुआ और नई समिति का गठन कर दिया। और नई समिति का गठन इसलिए क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर जो पंचायती राज चल रहा था उसमें ये कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। तो उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया। कब? दिसंबर 1977 में। दिसंबर 1977 और अगस्त 1978 में रिपोर्ट आई। अगस्त 1978 में रिपोर्ट आई और अनुशंसा क्या थी इनकी? द्विस्तरीय पंचायती राज। द्विस्तरीय पंचायती राज की बात। वे 3 स्तर नहीं होना चाहिए, 2 ही स्तर होना चाहिए, 2 ही स्तर होना चाहिए। 2 स्तर की इन्होंने बात की। और 2 स्तर कौन से? 2 स्तर कौन से? पहले नंबर पे मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा? ये ग्राम स्तर पर कौन सा होना चाहिए? मंडल पंचायत। और दूसरे स्तर पर कौन सा बताया इन्होंने? दूसरे स्तर पर बताया जिला परिषद। जिला परिषद, मंडल पंचायत और जिला परिषद, द्विस्तरीय पंचायत राज की इन्होंने बात की। मंडल और जिला स्तर पर जिला परिषद। अब हुआ क्या कि 1979 में सरकार थी। अब फिर इस समिति की अनुशंसा लागू हुई क्या? टिकी रहती रहेगी। जिस सरकार ने इसको बनाया था वो सरकार ही थी, तो फिर ये समिति की कोई बात ही नहीं, जैसी की वैसी रहे। लिखेंगे इसमें राजनीतिक अस्थिरता के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका, लागू नहीं किया जा सका। और इन्होंने गठन किया था, अनुशंसा की थी, गांव की समितियों की बात की थी इन्होंने, ग्रामीण समितियों की बात की। साथ ही पंचायती राज वित्त आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। पंचायती राज वित्त आयोग के गठन की बात की थी। पंचायती राज वित्त आयोग के गठन की बात की थी। अगला लिखेंगे, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान शक्ति अनिवार्य हो, कराधान शक्ति
अनिवार्य हो, जनसंख्या के आधार पर, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हैं, हम इस बार और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जनसंख्या के आधार पर SC ST के लिए स्थान आरक्षण, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई, इसके द्वारा की गई है अशोक मेहता समिति। जो पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, यह अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो अशोक मेहता समिति। पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। लेकिन क्या बताया मैंने? सरकार गिर गई तो इनकी सिफारिशें लागू ही नहीं। इसके बाद बनी है राव कमेटी, इसके बाद राव कमेटी, राव कमेटी 1982-83 में गठन और 83 में इसकी रिपोर्ट आई। राव समिति, GV के राव समिति, ये लिखेंगे GV के राव समिति। वैसे तो निर्णय 1982 में ही हो गया था, यहाँ सन को ठीक कर देंगे। 1985 में फाइनल इसका अनुसरण करें तो 1985 लिखेंगे GV के राव समिति 1985। फिर 1978 की बात करें हम तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1986 और फिर योजना अवकाश का 3 वर्ष के एक वर्षीय योजनाएं बनी 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना बनी 1969 से 1974, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। लेकिन 1979 में क्या किया? वही जो सरकार बनी थी 1978 में, 1977 में सरकार बदली और 1978 में क्या किया इन्होंने? इस पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही, चौथी कब से बताया मैंने? 69 से 74 और पांचवी 74 से 79 तक चल रहा था, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही खत्म कर दिया 1978 में। और फिर एक वर्षीय गार्डगिल फार्मूले पर एक वर्षीय रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं, ये इन्होंने बना 1978 से 79, 79 से 80 रोलिंग प्लान बनाया। और फिर आया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है पांचवी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य। हाँ, अब ये सफल हुआ या नहीं, इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनी थी, GV के राव समिति। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित। तो GV के राव समिति, इसके विषय में लिखेंगे ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए GV के राव की, GV के राव की अध्यक्षता में 1985 में
एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास का क्या कहा इन्होंने? पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास का, पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये किसने कहा? ये GV.K. राव समिति। और कुछ सिफारिशें थी इनको सशक्त करने के लिए, जीवन प्रदान करने के लिए, मजबूत करने के लिए। किसको मजबूत करने के लिए? पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कुछ इन्होंने सिफारिशें की। नंबर 1, जिला स्तरीय निकाय पर विकेंद्रीकरण। जिला स्तरीय निकाय पर विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्तर पर, दूसरी सिफारिश, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों की नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में भूमिका होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे रेड इससे भी लिख सकते हो आप, हाईलाइट करना है इसे। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। अभी तक जो पंचायतें होती थी वो पटेल के माध्यम से चलती थी। अब इन्होंने बोला कि भाई, और जब चुनाव होना है हो रहे हैं, लेकिन अब क्या बोला? नियमित निर्वाचन हो, तो समय का नहीं। जैसे केंद्र में निर्वाचन होते हैं, राज्य सरकार के निर्वाचन होते हैं, वैसे पंचायती राज संस्थाओं के भी नियमित निर्वाचन होना चाहिए। किस समिति ने चर्चा की थी? GV.K. राव समिति। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली जो समिति है, सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति 1986। तो बताएं उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी। तो 1986 में 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए
ठीक। इस समिति की अनुशंसाएं यदि देखें तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, दूसरा संस्थाओं का संरक्षण, नियमित, अगला पॉइंट है नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतें, न्याय पंचायतें, न्याय पंचायत। अब देखो यहाँ 2-3 बातें आ गई। देखो ये निष्पक्ष चुनाव वाली तो इससे पहले भी अनुशंसा कर दी गई थी चुनाव की, नियमित चुनाव की, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, संवैधानिक दर्जा दिया था। भाई ये सब हो रहा था, लेकिन संविधान में कोई स्थान करके नहीं था, नहीं, संविधान में स्थान तो तब होता है जब कोई अधिनियम बन जाता है। तो जब इस समिति ने अनुशंसा दी तो फिर एक अधिनियम भी लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हुआ, तो इसे रेड लाइन से लिखेंगे। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 1989 में सरकार द्वारा विधेयक संसद में पेश किया गया, विधेयक संसद में पेश किया गया, जो विधेयक को 64वां लिखिए, 64वां संविधान संशोधन विधेयक, 64वां, कौन सा नंबर का था, 64, जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया, किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। अब यदि बड़ा क्वेश्चन बन जाए कि सरकार ने पंचायती राज के लिए क्या प्रयास किए गए, स्पष्ट उल्लेख कीजिए, तो वहां पर ये लिखना तो पड़ेगा कि 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। लोकसभा द्वारा इसे पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हुआ। तो ये तो एक पॉइंट हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, जहाँ कोई अड़ जाए, पंचायतों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वहाँ इसको हम चिपका दें मेन से, तो वहाँ हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? न्याय पंचायतों की बात किसने की थी? सिंघवी समिति। न्याय पंचायत बोला कि पंचायतों का एक समूह हो, और जैसे ग्राम न्यायालय होता है वैसे इस तरीके से न्याय पंचायतें भी बना दी जाए। भाई क्यों लोग न्याय के लिए ही न्यायालय नहीं जाए, तो स्थानीय स्तर पर भी ये न्याय कर सकते हैं। अब वो जैसे हरियाणा में कि बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया फिर खाप पंचायतों के रूप में, है, खाप की जगह खौफ पंचायत हो गई है, डर बन गया लोगों के मन में। अब हम बात करेंगे अगली समिति, थुंगन समिति। थुंगन समिति, थुंगन समिति, थुंगन समिति।
तुंगन समिति। ये हुई है 1988, 1988 तुंगन समिति। क्या था इसमें? तुंगन समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, इन्होंने भी वही बोल दिया कि मान्यता तो देना ही चाहिए। होगी बात। पहली बात क्या? संवैधानिक मान्यता। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर क्या बोला? गांव। खंड को क्या बोल दिया इन्होंने? प्रखंड। और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज। ऐसी कौन सी समिति जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो वो दूसरी समिति आएगा, अशोक मेहता समिति, उसमें ये भी नाम दिया रहेगा, लेकिन इसका तो क्या बात समझ में? क्वेश्चन ऐसे दिमाग में चलते रहना चाहिए कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष। पहले वालों ने ये तो बोला था कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, नियमित चुनाव होना चाहिए, लेकिन कितने वर्ष के लिए ये नहीं बताया था। इन्होंने बता दिया 5 वर्ष। तो कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। अब यदि कभी चुनाव न हो पाए, कुछ न हो पाए, तो फिर क्या किया जाए? सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होना चाहिए। मतलब पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद किसी भी कंडीशन में 6 माह के अंदर तो चुनाव हो ही जाना चाहिए। सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होना चाहिए। 6 माह होना चाहिए। सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होना चाहिए। अब फिर रेड इससे लिखना है एक महत्वपूर्ण लाइन है जो इसी समिति के द्वारा अनुशंसा की गई। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यदि राज्य वित्त आयोग नहीं होगा तो फिर ये पंचायतों के चुनाव कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, इसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे? कोई मतलब है क्या? नहीं। तो प्रत्येक राज्य के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश या अनुशंसा किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? पीके थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। अब लिखेंगे खर्रा कमेटी। खर्रा कमेटी। तो अमरदीप जैसा आदमी बोलेगा खर्रा कहां से आया? क्यों अमरदीप? है ना? हमने तो खारा सुना था और खर्रा सुना था। तो खर्रा तो 5 लेकर मिलता है, 10 रुपए में मलता है और दिन भर चलता है। एक लड़के से पूछा कि तुम ये मला वाला गुटखा खाते हो, पाउच क्यों नहीं खाते? तो पाउच महंगा पड़ जाता है सर मुझे। इसका क्या है, 10 रुपए में मलता है और दिन भर चलता है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो खर्रा समिति की बात कर रहे हैं। खर्रा समिति 1990 में गठन हुआ था। 1990 में गठन हुआ था। क्या अनुशंसाएं की थी इन्होंने? मूलभूत जरूरतों से जुड़ी सभी सुविधाएं पंचायतों के नियंत्रण में हो। पंचायतों के नियंत्रण में हो। क्लियर हो गया? अमरदीप, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कारण क्या है इसका? 24 अप्रैल 1993 को संविधान में
73वां संविधान संशोधन बिल लागू हुआ। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पच्चीस जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसका भी ये क्या कारण है उसका? 25 जनवरी 1994 को, ये भी लिखेंगे, 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावशील हो गया। देखो 93 में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा, है ना, और 25 जनवरी 1994 मध्य प्रदेश राज्य पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ और राज्यपाल के हस्ताक्षर से पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो दोनों तिथि याद रखना है, 24 अप्रैल और 25 जनवरी। 24 अप्रैल 25 जनवरी याद करने के लिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब चूंकि इसके लिए अलग अलग समितियों द्वारा अलग अलग प्रावधान किए थे, ये हमने पढ़ लिया। हम यहां बात कर लेते हैं केंद्रीय, मतलब 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। 73वां संविधान संशोधन, इसको मिटा दूं मैं, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन। दो संविधान संशोधन हुए हैं, 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित, 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित। नगरीय निकाय से संबंधित कौन सी अनुसूची, कौन सा भाग? 9 और 9 कब? पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है और नगरीय प्रशासन 9 कम है। 9 कम है। कुछ जनरली बातें हमें ये पता होना चाहिए। उन्नीस 1992 में पारित किया गया पंचायती राज अधिनियम, या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नाम क्या है इसका? क्रमांक नाम के साथ में यदि देखें तो 1992। क्या काम था इसका? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना या संवैधानिक मान्यता देना। नवीन भाग 9, कौन सा जोड़ा गया इसमें? 9। पंचायतों को कितने विषय दिए गए इसमें? पंचायतों को 29 विषय दिए गए। पंचायतों को 29 विषय कार्य करने के लिए दिए गए। 243 से
243 से कहां तक? 243 ए से लेकर 243। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन किस बात का है? हम हिंदी में याद कर लेते हैं और वहाँ इंग्लिश में पूछ लेते हैं, है ना? तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ट है, य है, ये है। तो ये 243 क से लेकर 243 अण तक। इंग्लिश में, हिंदी में यदि देखें तो क से लेकर अण, क से लेकर अण तक। और इंग्लिश यदि हम देखते हैं तो फिर 243 ओ तक, 243 ओ तक, 243 ओ तक। याद रहेगा बराबर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2020 की पीएससी का बता रहा हूँ, प्री का, मैंने एक दिन पहले आप बोर्ड पे पूरा लिखवाया था, बताया था। 2 क्वेश्चन आए थे और वो दोनों गलत हो गए थे कई बच्चों के। जब हम मिलाने के लिए आए तो बोर्ड पे लिखा हुआ था, सब लोग हंसे या रोए, अब यही समझ में नहीं आ रहा था। और तब ऑफलाइन ज्यादा बच्चे आते थे, ये पूरा हॉल भरा रहता था, नीचे रोड जाम हो जाता था, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, इतने बच्चे यहाँ आते थे। अब समय बदल गया है ना? तो ये याद रखना, 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित कब हुआ? 1992। लागू कब हुआ? 1993। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9 क कर देते, यहाँ गलती हो जाती, 9 जोड़ा गया। और पंचायतों को 29 विषय दिए गए कार्य करने के लिए। और आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक, क से लेकर अण, क से लेकर अण तक, ये इतने विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए दिए गए 29। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ए से लेकर ओ तक यदि हम देखते हैं तो अल्फाबेट में कितने है? गिनो तो यार। 15 है कि 16 है? यही क्वेश्चन बन जाएगा। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16 होना चाहिए। जोड़ो ना ये भी सीधे। 243 भी तो है, फिर ए भी है ना? 243 पंचायती राज, फिर 243 ए, 243 बी, 243 सी। तो टोटल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16। टोटल 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। 16 नए अनुच्छेद, नई अनुसूची जोड़ी गई। तो अब सीधी सी हम बात करते हैं। 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, 243 ई, 243 एफ, 243 जी, 243 एच, 243 आई, 243 जे, 243 के, 243 एल, 243 एम, 243 एन, ओ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16।
टोटल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16। हर अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनते हैं। तो 243 में क्या दिए? परिभाषाएं। परिभाषा दी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, सचिव, सरपंच, सबकी परिभाषाएं जो भी दिए वो काय में दिए? 243 में। क्लियर एकदम? ए में दिया है ग्राम सभा। ए में क्या दिया है? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा दिनेश कुमार। जिसमें गांव की सभी जिनका मतदाता सूची में नाम, वयस्क लोग जिनका मतदाता सूची में ना, ग्राम सभा लिखेंगे। गांव की जो मतदाता सूची, गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनेगी। ग्राम सभा बनेगी। ठीक। अब 243 बी, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें क्या दिया है? ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायत है, अब इसमें कौन कौन होता है? सरपंच, उप सरपंच और पंच। सरपंच, पंच और उप सरपंच। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से वो पंच चुना जाता है और पंच में से किसी को, सब पंच मिलकर एक को उप सरपंच चुना जाता है। उप सरपंच का काम क्या है? सरपंच की अनुपस्थिति में काम करता है। पंचायतों का चुनाव बता दिया मैंने, 5 वर्ष में होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। सुपर परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सुपर मतलब जब पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। पंचायतों का गठन काय में दिया है? 243 बी। ग्राम सभा 243 से और पंचायतों का गठन 243 बी। 243 सी, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना 243 सी, पंचायतों की संरचना। क्या मतलब है इसका? पंचायतों की संरचना। दो 243 बी में बता दिया पंचायतों का गठन। त्रिस्तरीय पंचायतें होगी। त्रिस्तरीय में ग्राम में ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत जिसे तालुका पंचायत भी कहेंगे, मध्यवर्ती स्तर भी बोलेंगे, और सबसे उच्च स्तर पर कौन होगा? जिला पंचायत। सी में क्या दिया? पंचायतों की संरचना। भी कौन करेगा ये सब? अब ये तो केंद्र सरकार ने बना दिया, तो केंद्र सरकार क्या सभी राज्यों के लिए भी बनाएगी? नहीं, इसमें प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर अधिनियम पारित करके पंचायतों की संरचना करे। ये लिखा है, लिखेंगे इसमें। संरचना से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास, सरपंच का निर्वाचन राज्य विधानमंडल तय करेगा कि
प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, मध्यवर्ती स्तर व तीसरे पॉइंट बता रहे हैं, तीसरा चौथा जो भी हो, मध्यवर्ती स्तर व उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर हो गई? यह है संरचना, यह है संरचना। पंचायतों की संरचना राज्य विधानमंडल विधि बनाकर करेगा। सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। और रही बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, मध्य स्तर और उच्च स्तर पर, तो ये बोला कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। हमारे यहाँ होता है जनपद सदस्य को हम चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्यों को हम चुनते हैं, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हम चुनते हैं क्या? नहीं। हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्लियर हो गया? अगला लिखेंगे पंचायतों में आरक्षण 243 डी। पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। आरक्षण चक्रीय क्रम में, जनसंख्या के आधार पर। किस किस को है? एससी, एसटी और महिला, एससी एसटी और महिला। 243 ई पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि कितने रहेगी? हाँ? 5 वर्ष। ये तो सबको पता है, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक, प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक। लेकिन बीच में यदि भंग हो जाती पंचायत तो फिर 6 माह के अंदर चुनाव करवाना है। 6 माह के अंदर चुनाव करवाना है। यह एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 माह के अंदर चुनाव करवाना है। हेमलता कार्यकाल था 1995 से 5 वर्ष तक। कितना होगा? 2000, 1900 तक होगा, 2000 तक होगा, है ना? 1995 से 2000। अब 97 में वो पंचायत भंग हो गई। अब 97.5 में चुनाव हुए होंगे ना, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। चुनाव भी हो गए, तो अब सरकार कब तक चलेगी? अगले 5 वर्ष तक चलेगी। मुझे पता था आप यही जवाब दोगे। अब 2000 तक ही चलेगी। तो पंचायतों के लिए नियम है सीधा सा कि अगला जो चुनाव होगा वो शेष कार्यकाल के लिए होगा, नहीं तो वो हमेशा वहां पे अलग अलग चुनाव होते रहेंगे, अलग चुनाव की व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे भाई एक साथ चुनाव होंगे ना पूरी पंचायतों में, तो इसलिए शेष कार्यकाल के लिए। और यदि 1 साल बचा हुआ है पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के लिए, तो फिर उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव वगैरह कुछ भी नहीं होगा, फिर बीच में भंग भी नहीं। शुरू के 1 साल भी नहीं हो सकते और आखिरी के
1 साल भी नहीं हो सकते। नहीं तो पता चला चुनाव जीत कर आए और भंग कर दी, तो कैसे होगा? बोलेंगे इसको काम तो करने दो, पहले अच्छे बुरे हैं पता तो चलने दो। ऐसा थोड़ी कि चुनाव जीत के आए और विचारों को भंग कर दिया, ऐसा नहीं। क्लियर हो गई बात? एकदम। अगला लिखेंगे 243 F। 243 F सदस्यों के लिए योग्यताएं। सदस्यों के लिए योग्यताएं। हम अधिनियम की बात कर रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्या दिया है इसमें? आयु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर दी। 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो एक और कंडिका छोड़ दी यहां पे, किसी भी व्यक्ति की योग्यता से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल बनाएगा। राज्य विधानमंडल बनाएगा। राज्य विधानमंडल बनाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? राज्य विधानमंडल बनाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 जी। 243 जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या उत्तरदायित्व होंगे? तो कितने विषय दिए हैं? 11 नहीं 29 विषय दिए। 29 विषय। अभी हम इसकी सूची भी बताएंगे आप लोगों को। अभी लिख लो 29 विषय उन्हें कार्य करने के लिए दिए हुए, और ये सब काय में वर्णित है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 243 H, सरकारें कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। कर लगाने का अधिकार भी किसको है? तीनों को, केंद्र को, राज्य को और पंचायत को। स्थानीय, जैसे जलकर, मेले वगैरह पर जो टैक्स लगते हैं, ये राज्य सरकार के टैक्स हैं, लेकिन राज्य सरकार ने किसको दे दिए? ये स्थानीय निकाय को दे दिया है। तो लिखेंगे इसमें पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। H में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। आय की बात करें तो वित्त आयोग, अभी अपन ने पढ़ा, किसी समिति ने बोला था वित्त, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। किस समिति ने बोला था? थुंगन समिति है। थुंगन समिति ने बोला था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। तो इसमें दिया 243 आई। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया है? 243 आई। कौन करेगा? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अगला लिखेंगे 243 के। आई, एक मिनट है, जे में लिखेंगे जे, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा।
ऑडिट मतलब पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा के पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा। तो पंचायतों का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। साथ ही राज्यों में निर्वाचक नामावली तैयार करवाने का कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाएगा। फिर है 243L, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं 243M यदि देखें तो उसमें थोड़ा सा अपवाद है। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न हो, कतिपय क्षेत्रों पर लागू न हो। कुछ क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां पर ये लागू नहीं होगा। एक कंडिका उसमें दी है, जिन राज्यों में की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। ऐसे कुछ कंडिकाएं हैं तो उसमें दिया हुआ है 243M में क्या लिखेंगे? इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न हो। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। N देखते हैं। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। विद्यमान विधियों व पंचायतों का बने रहना मतलब ये भविष्य के लिए बना है। अभी तक पहले से जो विधियां पंचायतों से संबंधित जो नियम कानून बने हैं वो एज इट इज जैसे के वैसे लागू रहेंगे। अभी जो पंचायतें जिस रूप में है वो अभी तो काम करते रहेंगी। ये बोला गया मतलब ऐसा नहीं कि आज से ही पूरा पहले का पूरा खत्म कर दो, ऐसा नहीं होगा। पहले जो विधियां हैं जो पंचायतें जिस रूप में वो बनी रहेगी। जैसे पटेल वगैरह होते थे उनका पद समाप्त किया क्या? नहीं। लास्ट में ओ, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। क्लियर हो गया? निर्वाचन संबंधी मामलों में पंचायतों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाई निर्वाचन संबंधी मामला है तो उसमें न्यायालय कुछ नहीं करेगा, निर्वाचन आयोग देखेगा। निर्वाचन आयोग ही उसका निर्णय करेगा। वो भी कौन सा निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसी तरीके से हम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दोनों को एक साथ ही पढ़ना होता है और अलग अलग समझते हैं तो डबल टाइम लगता है, भूल भी जाते हैं।
73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। सरल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का सबसे पहला नगर निगम कौन सा था? भारत का सबसे पहला नगर निगम कौन सा था? मद्रास। ये 1687 में बनाया था। 1687 में बनाया गया था। 1687। नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, इसका संबंध कैसे है? नगरीय स्थानीय प्रशासन या स्वशासन। नगरीय स्थानीय प्रशासन, प्रशासन से बेहतर शब्द स्वशासन लिखेंगे, स्वशासन। कब लाया गया ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम? 1992। और लागू कब से हुआ है? 1993। लागू 1993। किस सरकार के समय लाया था? किसकी सरकार, मतलब कौन थे प्रधानमंत्री? दोनों, 73वां भी और 74वां भी। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार द्वारा इसे संसद में पेश किया गया। संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? संविधान में भाग 9 का अनुसूची 12। कुल कितने विषय दिए गए? कुल विषय दिए गए इनको 18। कितने विषय दिए गए काम करने के लिए? 18। पंचायतों को 29 विषय और नगरीय स्थानीय प्रशासन को 18 विषय। 12वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 वो तक हुआ था। ए बी 243, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, और ओ के बाद पी से 243 जी जेड नहीं, ए जेड नहीं। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं कोई भी कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, तो क्या गड़बड़ हुआ है? 243 जेड जी करना है। जी जेड लिख दिया मैंने, उसे क्या करना है? जेड जी। कहां तक है? 243 जेड जी। 243 जेड जी तक। अब समझते चलना है अपने को कि ये ग्राम पंचायतों के लिए कहां प्रावधान था और नगरीय निकाय के लिए कहां पर प्रावधान है। 243 पी की बात करें तो परिभाषा है नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये सब की परिभाषा है। कितनी जनसंख्या पर क्या होगा, ये सब कुछ परिभाषा काय में दी है 243 पी। इसके बाद हम देखते हैं 243 क्यू। नगर पालिका का गठन। नगर पालिका का गठन। दो सौ 43 और 243 जेड, नगर पालिका का गठन। इसमें भी 3 स्तर पे है, नगर पंचायत, नगर परिषद, ठीक, नगर पालिका और नगर निगम। ये इसमें 3 स्तर है, अलग अलग स्तर है, लेकिन ये इंटरकनेक्ट नहीं, ये अलग अलग है। छोटे शहर है, कस्बे हैं, तो वहां नगर पंचायत होगा, नगर परिषद होगा, और शहर है तो फिर नगर पालिका होगी।
और नगर है तो फिर नगर निगम, नगर निगम होंगे। तो ये अलग अलग। फिर 243 संरचना, नगर पालिका की संरचना। और संरचना में किसको दिया है? राज्य को अधिकार दिया है। नगर पालिका की संरचना क्या दिया है इसमें? प्रत्येक नगर पालिका प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुनी जाएगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुनी जाएगी। मतलब नगर पालिका में जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे? प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्येक नगर पालिका को छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाएगा। होता है जैसे ये आप जिस एरिया में पढ़ने के लिए आ रहे हो, ये किदवई वार्ड है। आप लोग जहाँ रहते हो, जहाँ से आते हो, वो अलग वार्ड होगा। आप किस वार्ड से आते हो? प्रताप वार्ड से। आप? हाँ? मालवी वार्ड, मोती वार्ड, किदवई वार्ड। आप? नगर पंचायत, वहां का वार्ड होगा कोई। ठीक है। तो नगर पालिका को छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र के विधायक व सांसद जो उस क्षेत्र से संबंधित हैं, सदस्य होंगे। जैसे बैतूल नगर पालिका में बैतूल के सांसद भी होंगे और बैतूल के विधायक भी होंगे, है ना। उसी प्रकार यदि हम भैंसदेई जाते हैं तो भैंसदेई सारणी की बात करें, है ना। सारणी नगर पालिका है, तो सारणी में विधायक सांसद तो यही होंगे हमारे, लेकिन विधायक दूसरे होंगे। तो ऐसे उस संसदीय क्षेत्र में जितनी नगर पालिका होंगी तो सांसद महोदय उसके सदस्य होंगे, और उस नगर पालिका जिस विधानसभा में आएगी तो विधानसभा के विधायक भी उसके सदस्य होंगे। क्लियर होगी बात एकदम? लिखेंगे 243S वार्ड समितियों का गठन। वार्ड समितियों का गठन, वार्ड समितियों का गठन, वार्ड समितियों का गठन। अब कुछ नगर पालिका बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे 10 वार्ड है, 15 वार्ड है, वहां तक तो चल जाएगा। लेकिन यदि कोई नगर निगम बहुत बड़ा है तो फिर 3-3, 4-4 नगर वार्ड मिलकर क्या बनेंगे? वार्ड समिति। क्लियर? लिखेंगे इसमें ऐसी नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, 3 लाख से अधिक है, वहां पर एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। अब यह क्वेश्चन बन सकता है कितनी जनसंख्या ये हो, वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा? उसमें दिया रहेगा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो हम तो 3 लाख को बोलेंगे ये तो छोड़ ही दो, इतनी तो हमारे बैतूल में भी है। फिर लिखेंगे 243T स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, वही SC, ST और महिला। नगर पालिका की अवधि व कार्यकाल U में, नगर पालिका की अवधि
व कार्यकाल तो सेम वही है। कितना कार्यकाल होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष। दो 243 सदस्य के लिए योग्यताएं। इसे अयोग्यताएं भी बोल सकते हैं। जैसे 21 वर्ष की आयु होना चाहिए और उससे कम है तो फिर क्या हो गया? वो अयोग्य हो गया। तो सदस्यों के लिए योग्यताएं, कम से कम आयु कितनी होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। कोई पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ये सारी बातें तो उसमें लगती ही हैं। 243 डब्ल्यू प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व 243 डब्ल्यू प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। कितने विषय दिए हैं इनको काम करने के लिए? 18 विषय। किस अनुसूची में दिए हैं? 12। अनुसूची 12 में 18 विषय इनको कार्य करने के लिए दिए गए हैं। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। 243 एक्स में देखेंगे हम। संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना। वाई वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? वित्त आयोग का गठन ये सबको पता होना चाहिए। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल करेगा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 जेड 243 जेड नगरपालिका का लेखा परीक्षण। नगरपालिका का लेखा परीक्षण। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, इधर कहीं भी पढ़ लेते हैं तो जी तक है, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ेंगे हम। 243 जेड ए निर्वाचन। कौन कराएगा निर्वाचन इनका? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। 243 जेड डी 243 जेड डी जिला योजना समिति। जिला योजना समिति। जिला योजना समिति ये नगर पालिका में भी होती है। अक्सर जिला किसको बनाया जाता है? जो नगर पालिका होती है। और जिले के अंदर जो गांव आते हैं वो सब काय में आते हैं? पंचायतों में आते हैं। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाई जाती है? जिला योजना समिति लिखेंगे। जिला योजना समिति में लिखेंगे नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत की, नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत की योजना में समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अब लिखेंगे जेड ई 243 जेड ई महानगरीय योजना समिति। महानगरीय योजना समिति।
महानगरीय योजना समिति। अब क्या होता है, जिला योजना समिति में 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य ग्राम पंचायत से चुने जाते हैं और 1/4 सदस्य जो है वो नगर पालिका से चुने जाते हैं। 3/4 और 1/4, मतलब ग्राम पंचायतों से ज्यादा होते हैं, नगर पालिका से कम। लेकिन यहाँ पर महानगरीय योजना समिति में महानगर तथा ग्राम पंचायतों की योजना में समेकन हेतु महानगरीय योजना समिति का गठन किया जाता है। जहां नगर निगम होते हैं वहां पर, ठीक। ZG जो अंतिम है वह निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय की हस्तक्षेप का वर्जन। देखो, हमने बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी जो पढ़ा है वो हमने सिर्फ 73वां 74वां संविधान संशोधन भारत के लिए जो है वो पढ़ा है। इसको लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो अधिनियम बनाया है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। 2 मिनट की चर्चा और हम करेंगे। 97वां संविधान संशोधन विधेयक 2011, 97वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 काय संबंधित है? सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक। भाग 9 ख, भाग 9 ख और अनुच्छेद है 243 ZH से ZT तक, 243 ZH से ZT तक, ये याद रखना है। 243 ZH से ZT तक कौन करता है इसका गठन? इसके लिए शक्ति किसके पास में है इनका गठन करने की, नियम बनाने की शक्ति? राज्य विधान मंडल। सहकारी समितियों के गठन से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसके पास में? राज्य विधान मंडल के पास, राज्य विधान मंडल के पास। कोई भी सहकारी समिति बनती है तो कितने सदस्य होना चाहिए उसमें? कितने सदस्य होना चाहिए अमरदीप? 21 सदस्य होने चाहिए। सहकारी समिति के लिए सदस्यों की संख्या 21 होगी और इनमें एक पद अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए, एक ST के लिए और 2 इसके लिए महिलाओं के लिए, एक SC, एक ST और 2 महिलाओं, 2 पद महिलाओं के लिए होना चाहिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।